India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने आरजे कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स को कल शाम तक काम पर लौटने को कहा है और अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एसपी और डीएम को निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि कल शाम तक 5 बजे तक काम पर लौटने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की लंबे समय से हड़ताल पर होने के बाद ये आदेश दिया है और बता दें आपको कि पिछले महीने की 8 से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। इसके बाद से ही डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और कोलकाता बलात्कार हत्या मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टर्स से सुरक्षा के आश्वासन के साथ ही काम पर लौटने को कहा है। चंद्रचूड़ ने ये भी कहा है कि अगर वे काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। वकील ने कहा कि डॉक्टर काम पर लौटने में सहज नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स को धमकाया भी जा रहा है, डराया जा रहा है। इसके बाद सीजीआई ने राज्य सरकार को डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। शीर्ष अदालत ने सीआईएसएफ को निर्देश दिया है कि बिना आई कार्ड के किसी को भी आरजीकर अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में प्रवेश न दिया जाए और कोलकाता बलात्कार हत्या मामले की सुनवाई के वक्त डॉक्टर्स के वकील पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। सीजीआई ने शिष्टाचार की कमी के लिए डॉक्टर्स के वकील को फटकार लगाई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे एक साथ बात न करें और उन मामलों पर ऊंची आवाज में बात न करें जिन्हें न्यायाधीशों ने पहले ही संबोधित किया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीड़िता के गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया से हटा दी जाए। हाँ, जहाँ तक डॉक्टर्स का मामला है, हम कह रहे हैं कि इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये जब पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं आउट ऑफ ड्यूटी आवर्स, नॉट विद इन ड्यूटी आवर्स, तो किसी को भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा कि इनके पास कमरे होने चाहिए, फीमेल्स के साथ अलग, मेल्स के साथ अलग, सीसीटीवी होनी चाहिए, आरजी कॉर में सीआईएसएफ होनी चाहिए, उसका बंदोबस्त बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी आके ये कह दे कि मैं सिविक अथॉरिटी से हूँ या मैं पुलिस से, मैं एक सिविक वॉलंटियर हूँ या पुलिस से हूँ तो या मैं डॉक्टर हूँ, तो उसको खुली छुट्टी हर जगह घूमने की नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य से पोस्टमार्टम के लिए शव के साथ भेजे गए चालान को पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि चालान में शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए सामान और सामग्रियों के बारे में प्रविष्टियां होंगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश तब दिया है जब एक पक्ष ने उसके सामने ये तर्क रखा कि पीड़िता डॉक्टर के कपड़ों को पोस्टमार्टम के समय सील करके पोस्टमार्टम टीम को नहीं भेजा गया। पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि उक्त दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों के साथ मौजूद नहीं है। इसीलिए न्यायालय ने राज्य की अगली सुनवाई की तारीख 17 सितंबर को इसे पेश करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई और कोलकाता पुलिस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन किया। पीठ ने पाया कि जांच प्रगति पर है
और मामले को अगले मंगलवार को आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया और सीबीआई को नए घटनाक्रमों को रेखांकित करते हुए नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया। सुनवाई के दौरान पीठ के प्रश्नों के उत्तर में सीबीआई ने कहा कि कोलकाता पुलिस द्वारा 27 मिनट की सीसीटीवी फुटेज की 4 क्लिपिंग सौंपी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में कुछ संदेह जताते हुए कहा कि सीबीआई ने सैंपल पश्चिम बंगाल के बाहर एम्स और प्रयोगशालाओं को भेजने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट फिरोज ने कहा कि अभिलेखों में कई विसंगतियां थी और जांच में खामियां थी। उन्होंने निम्नलिखित बिंदु उठाए हैं। पहला, पोस्टमार्टम शाम 6 बजे के बाद किया गया जो नियमों और प्रक्रिया के विपरीत है। नंबर 2, जब्ती अपराध स्थल से रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज होने से पहले की गई और ये कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। नए आपराधिक कोड BNSS के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद ही फॉरेंसिक टीम उस स्थान का दौरा कर सकती है, जिसका मतलब है कि जांच में गंभीर रूप से समझौता किया गया। नंबर 3, योनि स्वाब का 4 डिग्री सेल्सियस पर ठीक से संरक्षित नहीं किया गया। नंबर 4, शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए पीड़िता के कपड़े नहीं भेजे गए। सीजेआई ने कहा है कि दस्तावेज महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कॉलम है जो दर्शाता है कि शव के साथ कौन से कपड़े और सामान भेजे गए थे। हम इसे देखना चाहते हैं। अगर दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है। साथ ही सीजेआई ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के अंदर कम से कम 14 घंटे की देरी हुई है। सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के शव की तस्वीरों के बड़े पैमाने पर प्रसारित होने पर भी चिंता जताई है। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शव की ऐसी सभी प्रसारित तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाए क्योंकि इससे मृतक की निजता का उल्लंघन होता है। सीजेआई ने कहा कि इन तस्वीरों के प्रसारित होने से नुकसान हुआ। शव की सभी तस्वीरों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। आज कोर्ट के सामने कई सारे मैटर्स आए हैं कि किस तरीके से सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट क्या कहता है, पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रेशर देके कहा कि क्या ये डॉक्यूमेंट सीबीआई के पास है, यानी कि क्या कलकत्ता पुलिस ने सीबीआई को ये डॉक्यूमेंट दिया है। वो डॉक्यूमेंट क्या था? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जब किसी का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जाना जाता है, उसके पहले एक डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट में डॉक्टर्स कहते हैं कि हम इस बारे में ये रिपोर्ट कर रहे हैं और अब इसकी वजह से यहाँ पोस्टमार्टम होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट मिसिंग। तो ये दिखता है कि एक बहुत बड़ा एक चीज का गुफा किया गया, जिसको छुपाने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश 69,000 टीचर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और बता दें कि सीजेआई ने कहा है कि हाई कोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सीजेआई ने सभी पक्षकारों से कहा है कि आप लिखित नोट दाखिल करें, हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा है कि वो लिखित दलीलें पेश करें। हाई कोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करें। हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडरा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने पिछले महीने यूपी सरकार को 3 महीने के भीतर भर्ती की गई नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि 69,000 टीचर भर्ती में अभ्यर्थियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया। सोमवार को सीजेआई के बेंच के सामने शिकायतकर्ता शिवम की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार को विपक्ष के साथ ही अपने सहयोगियों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बीते दिनों कहा था कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है और ऐसे में आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। अपना दल एस का स्टैंड साफ है। उनकी पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर रही है। देश में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा स्कूल जॉब स्कैम मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली अपील खारिज की है। दोनों ने दावा किया है कि कलकत्ता उनका सामान्य निवास स्थान है। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी क्योंकि इसके लिए उन्हें नई दिल्ली में उपस्थित होना आवश्यक था। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। खंडपीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक बनर्जी की ओर से दलीलें पेश की। रुजिरा बनर्जी का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायणन ने किया है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू और एडवोकेट जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम या पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा तलब किए गए व्यक्ति को एजेंसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा है कि सम्मानित व्यक्ति से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वह पीएमएलए की धारा 50 की उपधारा 3 के अनुसार बयान दे और दस्तावेज प्रस्तुत करे। अदालत ने आगे कहा कि धारा 50 के उपधारा 3 के अनुसार समन किए गए सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य हैं। जैसा कि अधिकारी निर्देश दे सकते हैं और जिस विषय के संबंध में उनसे जांच की जाती है उस पर सच्चाई बताने या बयान देने के लिए बाध्य हैं, तो आवश्यकता अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य है। पीएमएलए की धारा 50 के अनुसार ईडी अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार है जिसकी उपस्थिति वे आवश्यक समझते हैं, चाहे वे अधिनियम के तहत किसी जांच या कार्रवाई के दौरान साक्ष्य देने के लिए हो या कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए हो। न्यायालय ने यह भी कहा है कि पीएमएलए की धारा 63 उपधारा 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 50 के तहत जारी किसी भी निर्देश का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अंदर ईडी के समक्ष पेश होने के निर्देश देने वाले समक्ष के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह टिप्पणी की है। गौर करने वाली बात यह है कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस साल फरवरी में एक अन्य मामले में कहा था कि प्रथम दृष्टया पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन किए गए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान ईडी द्वारा जारी समन का सम्मान करना और उसका जवाब देना आवश्यक है। न्यायालय उस समय ईडी की उस याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसमें कथित रेत खनन घोटाले की जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टर को जारी सम्मन पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और 4 अन्य को 2002 में प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ इस फैसले को चुनौती दे रही थी जिसमें सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि वो राम रहीम को संदेह था कि मृतक एक गुमनाम पत्र के प्रसार के लिए पीछे था जिसमें उसकी महिला अनुयायियों की यौन उत्पीड़न के मामलों को उजागर किया गया था। 28 मई को हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की एक खंडपीठ ने पाया कि सीबीआई जिसने नवंबर 2023 में जांच संभाली थी अपराध का मकसद स्थापित करने में विफल रही और इसके बजाय अभियोजन का मामला संदेह में डूबा हुआ था। राम रहीम के साथ जिन अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई उसमें अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसवीर सिंह और सबदिल सिंह शामिल है। आरोपियों में से एक इंदर सैन की 2020 में मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। ये ध्यान दिया जा सकता है कि राम रहीम पहले से ही बलात्कार के अपराध के लिए 20 साल की सजा काट रहा है जब उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत अपने
शिष्य रणजीत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया था। उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इजराइल को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरण के निर्यात के लिए भारत में विभिन्न कंपनियों को किसी भी मौजूदा लाइसेंस अनुमति को रद्द करने और नई लाइसेंस अनुमति देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है और इसीलिए भारतीय हथियार जो हैं उनका निर्यात नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन का उल्लंघन होगा। अपने आदेश में पीठ ने कहा कि विदेशी मामलों में संलग्न होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत केंद्र सरकार के पास अधिकार और अधिकार क्षेत्र निहित है। न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने के लिए उसे इजराइल के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर निष्कर्ष निकालना होगा, जो एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन है नहीं है उनके अधीन नहीं है। और न्यायालयों ने ये भी कहा है कि राहत प्रदान करना उन अनुबंधों के उल्लंघन के लिए न्यायिक निषेधाज्ञा के समान होगा जो भारतीय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ किए होंगे। किसी भी देश के साथ विदेशी व्यापार करना और उसे प्रतिबंध करना या न करना लागू कानून के अनुसार पूरी तरह से सरकार द्वारा तय किए जाने वाला मामला है और न्यायालय ऐसे कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह को अंतरिम राहत दी है, जो कि कथित तौर पर एक्स पर अफवाह फैलाने के आरोप में एफआईआर का सामना कर रहे हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने ये खबर फैलाई थी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का पेपर लीक हो सकता है। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने निर्देश दिया कि शाह को बीएनएस की धारा 318 उपधारा 4, 336 उपधारा 3, 338 और 340 2 और यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के अनुसरण में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी कहा है कि उसने संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया है जिससे प्रथम दृष्टया शाह के एफआईआर में कथित अपराधों में शामिल होने का संकेत मिलता हो। गौर करने वाली बात यह है कि शाह के खिलाफ इस साल अगस्त में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि कुछ शरारती तत्व विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये संदेश फैलाते पाए गए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लीक हो गई है, जिससे कि इस परीक्षा की पवित्रता पर अनावश्यक आपेक्ष लग रहा है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि शाह की भूमिका ट्वीट तक सीमित थी, जिसमें अनुचित भाषा आपत्तिजनक हो सकती है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 धारा 1 की रूपरेखा नहीं बता सकता है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को समान रूप से समाहित करता है। न्यायालय ने कहा है कि इस तरह के मुद्दे पर उसकी सीमाओं को परिभाषित करना न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति के प्रयोग में फिर से बहुत दूर जाना होगा, खासकर जब नैतिकता को रिट के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप जांच की प्रक्रिया में बाधा डाले बिना अंतरिम उपाय के रूप में न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। आगे ये प्रावधान किया कि 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर किया जा सकता है। मामले को उसके 2 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।
वह दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पेशी के बाद अमानतुल्लाह खान को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि हिरासत के दौरान हमने अपने पास मौजूद सामग्री, सह आरोपी के बयान, बरामद चैट आदि के साथ उसका सामना कराया है और ऐसे में ईडी ने बताया है कि मुख्य मामले में पीएमएलए धारा 4 के तहत जांच पूरी हो गई है। एजेंसी ने कहा है कि जहां तक इस आरोपी का सवाल है, हम इसमें सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल करेंगे। ईडी ने कहा कि वह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। जिन लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है, उन्होंने उसके लाभ के लिए या उसके निर्देश पर ऐसा किया है। उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने और सापेक्ष से छेड़छाड़ किए जाने की संभावना है। इसीलिए हमने न्यायिक हिरासत की मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विशेष रूप से जघन्य अपराध और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में मुकदमों के शीघ्र समापन को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है और ये कैसे काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में पिटिशनर को जमानत दी, जो कि अपनी पत्नी की मौत के संबंध में 7 साल से जेल में थे, जो कि सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी के तहत आता है। कोर्ट ने देखा कि ट्रायल खत्म करने में बहुत देरी हो रही है। हाई कोर्ट ने पहले ही 6 महीने का ट्रायल खत्म करने को कहा था। 7 गवाहों की परीक्षा हो चुकी है और 10 बज गए हैं। कोर्ट ने सोचा कि ट्रायल जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि लंबी अवधि की कैद आर्टिकल 21 यानी आर्टिकल 21 के तहत स्पीडी ट्रायल को अधिकार का उल्लंघन है। को अक्यूज्ड को पहले से ही जमानत मिल चुकी थी और स्टेट ने टाइमली ट्रायल नहीं किया। कोर्ट ने पिटिशनर की कैद को बेजायज माना। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.